आज हम बात करेंगे बायरेट्स जो हर ब्रेस्ट इमेज रिपोर्टिंग में लिखा जाता है और उसको आप कैसे इंटरप्रेट करें एज ए जनरल पॉपुलेशन। तो आई एम डॉक्टर युगल गोयल, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम होप एंड हिल हॉस्पिटल। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा बायरेट्स 1, बायरेट्स 2, बायरेट्स 3, बायरेट्स। जब भी आप ब्रेस्ट का अल्ट्रासोनोग्राम या ब्रेस्ट का मैमोग्राम कराते हैं तो आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते होंगे। तो इसका क्या मतलब है? तो मैं आज आप लोगों को एक कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके रिपोर्ट में बायरेट्स 0, 1, 2 लिखा हो तो इसका मतलब है आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप 40 साल से कम है तो, अगर आप 40 साल से ज़्यादा है तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब आपके रिपोर्ट में अगर कभी भी बायरेट्स 3, बायरेट्स 4, बायरेट्स 5 लिखा है, ऐसे 3 लिखे हो सकते हैं, बायरेट्स 3, बायरेट्स 4, बायरेट्स 5। उस कंडीशन में हमको अगला कुछ भी एक टेस्ट और कराना पड़ सकता है। इस कंडीशन में आपका सबसे पहला काम है कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप गूगल ना करें, आप आपके नियरेस्ट कोई भी अच्छे जनरल सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि मैं अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे। अब एक कुछ कॉमन मिथ है बायरेट्स के बारे में कि कई बार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लिख देता है आपके प्रिस्क्रिप्शन में मैमोग्राम। तो मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम एक्सरे होता है, एक टाइप का एक्सरे जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं हम। ये एक बहुत ही लो डोज और बहुत ही हाई रिजोल्यूशन एक्सरे है जिसमें हम ब्रेस्ट के छोटे से छोटे लीजन के बारे में पता कर लेते हैं। इसका रेडिएशन डोज चेस्ट एक्सरे से भी कम है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव मोडेलिटी ऐसा प्रूव हुआ है फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा है, कई बार लिखते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी मैमोग्राम। इसका मतलब है कि वो टेस्ट होगा अल्ट्रासोनोग्राफी से। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट इज द अल्ट्रासोनो मैमोग्राम। जनरली अल्ट्रासोनोग्राम हम यंग पेशेंट्स के लिए करते हैं, जब पेशेंट की उम्र 30-40 साल से कम होती है। तो 40 साल से ऊपर में अल्ट्रासोनोग्राम एंड मैमोग्राम में हम खुद दोनों चूज करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बारे में। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करंट इंसिडेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज 1:8, मतलब हर 8 वुमेन्स में एक को ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसके लिए हम लोगों ने स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू किया है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम की कुछ गाइडलाइंस है, जिससे कि क्या होता है कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए हमको रिस्क और बेनिफिट देखना पड़ता है। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम की गाइडलाइंस राइट नाउ क्या है कि इन कॉमन पॉपुलेशन की 40 से 45 साल की फीमेल्स को ऑप्शनल है कि वो हर साल एक मैमोग्राम करा सकती है। लेकिन 45 से 50 साल की फीमेल्स को अगर वो मैमोग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हर साल एक बार मैमोग्राम कराना जरूरी है। आफ्टर 50 ईयर्स द मैमोग्राम अब आप या तो कंटिन्यूअस रख सकते हो हर साल में एक बार, और अदरवाइज यू कैन, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हर 6 महीने में एक बार आप मैमोग्राम करा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम स्क्रीनिंग में मैमोग्राम कराएं या फिर अल्ट्रासोनोग्राम कराएं, तो हर हमेशा 90% ऑफ द टाइम मैमोग्राम इज कंबाइंड विद द अल्ट्रासोनोग्राम। तो क्या होता है कि आप हमेशा स्क्रीनिंग में एक ही टेस्ट कराइए मैमोग्राम। वो हम हमेशा जब भी किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को डाउट होता है तो वो हमेशा आपका एक अल्ट्रासोनोग्राम करके देख ही लेता है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। आप लोगों को ये लगता होगा कि कैंसर या कुछ भी चीज़ तो ऐसे भी रिपोर्ट हो सकती है, ये बायरेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बायरेट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमको एक स्टैंडर्डाइज करना था ये सिचुएशन, कि मैं हर रेडियोलॉजिस्ट एक कॉमन गाइडलाइन फॉलो करें, ताकि कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप सिलीगुड़ी में स्कैन करा रहे हैं, आप कलकत्ता जाते हैं, वहाँ पे ये रिपोर्ट वैलिड हो, ताकि हर कोई को एक नॉर्मल गाइडलाइन से रिपोर्ट हो। ऐसा नहीं हो कि आप सिलीगुड़ी में स्कैन करा रहे हैं, आप कलकत्ता जाते हैं तो वापस आपको स्कैन कराने के लिए बोला जाएगा। इसलिए ये प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। अब आपको मैं कुछ ब्रेस्ट के डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन के बारे में बताता हूँ। दो मेन डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन है ब्रेस्ट के। एक होता है FNAC, बहुत बार आप लोगों ने रिपोर्ट में देखा होगा। दूसरा होता है बायोप्सी। तो FNAC और बायोप्सी में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात, FNAC में क्या होता है कि हम एक छोटी सी निडल से जाते हैं, एक छोटी निडल से देखकर वो जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है वहाँ से थोड़ा सा कुछ सैंपल निकालते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ यही कंफर्म होता है कि वो चीज़ नॉर्मल है या कैंसरस है। ठीक है,
FNAC से हमको, क्योंकि सैंपल बहुत ही कम आता है, हमको यही पता चल सकता है कि ये कैंसर है या नॉर्मल है, बस इतना ही FNAC से पता चलेगा। अब आप बोलेंगे कि आपको नॉर्मल भी FNAC तो बहुत लोग होती है, लेकिन आप लोगों को इमेज गाइडेड करने की क्या ज़रूरत है? अब नॉर्मल FNAC करने से द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल इज़ अराउंड 60%, लेकिन जब वही हम FNAC इमेज गाइडेड करते हैं तो उसका एक्यूरेसी 99% हो जाता है। मतलब जो हम सैंपल लिए हैं वो सही जगह से लिए हैं, क्योंकि हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम सैंपल जो ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अब दूसरी बात कि अगर FNAC से पता चल ही गया है कि कैंसर है, तो फिर हमको बायोप्सी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि वही तरीका सेम है, लेकिन हम अंदर से एक थोड़ी सी बड़ी निडल से जाते हैं FNAC से, और हम अंदर से जाके थोड़े कुछ ना कुछ टुकड़े निकालते हैं, 2-3 जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ से, जिससे हम उसकी प्रॉपरली जांच कर सकें और वो थोड़े दिन तक हम और कोई भी देख सकें। तो बायोप्सी में क्या होता है कि हम थोड़ा से ज़्यादा सैंपल लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि अब आपको ये पता चल गया कि ये कैंसर है, अब हमको ये पता करना है कि वो कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए। तो उसके लिए हमको बायोप्सी से ही पता चलेगा कि वो कौन से सब टाइप का कैंसर है, उसका आगे क्या ट्रीटमेंट है, उससे आगे अपन को क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो सब हमको बायोप्सी से पता चलता है। इसलिए पहला स्टेप हमेशा FNAC होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ बायोप्सी। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मैं यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दे पाऊँ। पहली बात, हर कोई बोलते हैं कि क्या इसमें दर्द होगा, सबको एक डर होता है कि पेन होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों प्रोसीजर में पेन बहुत ही मिनिमल है, जस्ट बहुत एक निडल प्रिक जितना पेन होता है। दोनों के दोनों प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं। अब दूसरी, तो आप पेन इज द लीस्ट कंसर्न, पेन बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, लोगों को लगता है क्या हम निडल डालेंगे तो ब्लीडिंग होगा क्या? ब्लीडिंग के चांसेस इज ऑलमोस्ट लेस देन 5%। अगर ये टेस्ट में, अगर आप बोलेंगे कि अगर आप इस टेस्ट के रिस्क और बेनिफिट में देखेंगे तो ब्लीडिंग और पेन के मामले में द टेस्ट इज वेरी बेनिफिशियल। अब तीसरी बात बोलेंगे क्या हमको FNAC और बायोप्सी के लिए खाली पेट रहना पड़ेगा? कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब तो 3 घंटे बाद FNAC करेंगे, तो क्या हमको खाली पेट रहना पड़ेगा? बिल्कुल खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है, हम मुंह से कुछ नहीं देंगे, तो कोई भी खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है FNAC और बायोप्सीज में। चौथी बात है कि अब इसके रिपोर्ट्स कब तक आते हैं? जनरली FNAC के रिपोर्ट्स 2 दिन में मिल जाते हैं, और बायोप्सी के रिपोर्ट को समटाइम्स इट टेक्स अ वीक, क्योंकि वो सैंपल को प्रॉपरली प्रोसेस करना पड़ता है, उसकी थोड़ी जांच करनी पड़ती है, तभी अपन उसके रिपोर्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हम FNAC बायोप्सी के बाद लोगों को लगता है कि जो पट्टी लगाते हैं वो पट्टी हम कब खोल सकते हैं? तो वो पट्टी आप 24 घंटे के बाद कभी भी खोल सकते हैं। जब भी आपका प्रोसीजर हुआ उससे 24 घंटे के बाद आप वो पट्टी खोल के आप नहा सकते हैं और वो जगह पे गीला कर सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हम कुछ खाने में परहेज करना चाहिए FNAC या बायोप्सी से पहले? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं और आराम से ये टेस्ट करा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टेक होम पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहला टेक होम पॉइंट्स कि कोई भी ब्रेस्ट में आपको कभी भी ऐसा गांठ लगे तो आप उसको छुपाएं नहीं, आप तुरंत की तुरंत जाके उसकी जांच कराएं, क्योंकि बहुत सारे छोटे कैंसर्स जो होते हैं वो अर्ली फेज में पता चल जाए तो उनका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन वो लेट हो जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो। दूसरी बात कि आप कभी भी बायरेट्स से ना डरें और उसका मतलब खुद से ना निकालें। मैंने आप लोगों को बताया बायरेट्स 3, 4, 5, आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जाके मिलें और एक अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लें उसके हिसाब से। तीसरी टेक होम पॉइंट है कि आप 40 साल से ऊपर होने के बाद आप अपना ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जरूर कराएं। चौथी बात कि कभी भी आपको चूज करना पड़े इमेज गाइडेड और नॉन इमेज गाइडेड FNACs और बायोप्सीज में, हमेशा आप एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाकर इमेज गाइडेड बायोप्सीज या FNACs कराएं। उससे क्या होगा कि आपका जो सैंपल है वो आपको बार बार लेना नहीं पड़ेगा और उसके सैंपल का एक्यूरेसी अराउंड 99% हो जाएगा। आप बिल्कुल भी नहीं डरें कि कुछ भी होगा, कि दर्द होगा, ब्लीडिंग होगा, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊँ। इट इज़ अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर एंड बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इन्वेजिव में, कम पेन में वी डू द प्रोसीजर्स इन होप एंड हेल्थ। थैंक यू।